अच्छा जी, जो आज हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर है। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें मैंने पहले आपको इफ़ स्ट्रक्चर पढ़ाया था, फिर उसके बाद इफ़ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ाया था। जो इफ़ स्ट्रक्चर था उसमें तो सिर्फ एक ही कंडीशन हम लिखते हैं और जब वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर उस इफ़ के साथ अगर एक स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है तो वो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर आपने पूरा ब्लॉक लिखा हुआ है तो वो पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यानी जो सिंपल इफ स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने पर हमारी स्टेटमेंट्स को रन करता है, अदरवाइज जो स्टेटमेंट्स हैं वो रन नहीं होते। फिर हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ के बाद वाला जो ब्लॉक है या जो स्टेटमेंट है आपने जो लिखी है वो एग्जीक्यूट होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर जो एल्स वाला ब्लॉक है फिर वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये थी कि अगर हमारे पास एक कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर हम जो स्टेटमेंट्स को रन करना चाहते हैं। अब आ जाता है कि अगर हमारे पास एक कंडीशन नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं। देखना, सबसे पहले आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा वो सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट्स को रन करता था। फिर दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें एडिशन हो गया कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स जो वो एग्जीक्यूट की जाएंगी। और अब आ गया है एक थर्ड फॉर्मेट कि अगर आपके पास कंडीशंस एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है तो फिर हमारे पास इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर जो वो इस्तेमाल होगा। तो स्ट्रक्चर ये किस तरह से काम करता है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मेनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी ये जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जितने ब्लॉक्स के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इनमें से बस एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है, सारे के सारे ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब हमारे पास एक से ज़ायद कंडीशंस होंगी तो फिर हम इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे यहां पर लिखा है कि इफ कंडीशन, पहली कंडीशन और उसका ब्लॉक आ गया, फिर एल्स इफ दूसरी कंडीशन उसका ब्लॉक आ गया, फिर एल्स इफ तीसरी कंडीशन उसका ब्लॉक आ गया, और इसी तरह से आपकी जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर एल्स इफ के साथ जो वो ऐड होती जाएंगी, और सबसे लास्ट पे जो ब्लॉक आएगा वो एल्स का ब्लॉक होगा। एल्स आपने लिखना और फिर ब्लॉक एन जो है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना। फ्लो चार्ट इसका किस तरह से काम करता है, पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसका जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक 1 है वो एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ से फिर ये इस पूरे ब्लॉक को स्किप करके तो वो एग्जिट हो जाता है। यानी बीच में सेंटर में जितनी भी कंडीशंस हैं या जो एल्स पार्ट है वो सारा ब्लॉक जो स्किप कर दिया जाता है और वो उस स्ट्रक्चर से एग्जिट हो जाता है। इन केस अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देखें ये फ्लो आपको दिखाया जा रहा है कि कंडीशन 1 अगर फॉल्स हो गई, वो ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुई तो अगली कंडीशन पर आ गई। अगली कंडीशन को चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और जहाँ से होता हुआ वो बिल्कुल लास्ट पे जाके एंड हो जाएगी। ये दोनों और ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको, ये वाली दोनों स्टेटमेंट्स और ये स्टेटमेंट स्किप कर दी जाएंगी। फिर अगर इन केस सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं होती और ये फॉल्स हो जाती तो जो कंडीशन एन यानी कि कोई भी जो कंडीशन है वो जब ट्रू होगी तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बाकी के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे छोड़ दिए जाएंगे।
इन केस अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर जो एल्स वाला ब्लॉक है फिर वो एग्जीक्यूट होगा और ऊपर वाली तमाम जो कंडीशंस हैं वो चूँकि फॉल्स हो गई हैं तो उनके ब्लॉक भी जो वो स्किप कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से पता ये चला कि जो इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर है उसमें अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो वाला ब्लॉक चलेगा, जो कंडीशन ट्रू होगी उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा और बाकी के जो ब्लॉक्स हैं उनको स्किप कर दिया जाएगा। और अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर जो एल्स वाला ब्लॉक है फिर वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल हम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब हमारे पास ज़्यादा कंडीशंस होंगी, एक से ज़ायद कंडीशंस हों, फिर हम इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर एक कंडीशन हो तो फिर हम इफ़ एल्स या सिंपल इफ़ स्ट्रक्चर को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखें जो एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ द स्टूडेंट एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कि ये क्राइटेरिया बताया गया है कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने स्टूडेंट को ग्रेड अलॉट करना है। कहता है कि अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 टेस्ट स्कोर होता है तो ग्रेड ए दिया जाएगा, 80 to 89 तक होता है तो बी ग्रेड, 7 to 79 सी ग्रेड, 60 to 69 डी ग्रेड और बिलो अगर 60 होता है तो फिर एफ ग्रेड। तो अब देखें यहाँ पर कितनी सारी कंडीशंस आ गई हैं, 1 2 3 4 और ये पांचवी एल्स की जो कंडीशन है कि अगर 60 से बिलो होता है तो फिर एफ ग्रेड। तो यहाँ पर कोई एक कंडीशन तो है नहीं, ये तो 5 कंडीशन है। तो फिर हम इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे इस पे। इंटीजर स्कोर एक वेरिएबल ले लिया, सी आउट एंटर योर टेस्ट स्कोर, आपने ये स्टेटमेंट लिखी है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले की जाएगी और फिर उसके बाद सी इन और जो स्कोर का वेरिएबल है उसमें हमारी इनपुट होगी। पहली कंडीशन यहाँ पर हमने लगाई है इफ स्कोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90। पहली कंडीशन थी भी यही जो दी गई थी कि अगर 90 से अबव होता है स्कोर तो ग्रेड ए दिया जाएगा। तो सी आउट में क्या लिख दिया गया, योर ग्रेड इज ए। फिर एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 योर ग्रेड इज बी। फिर 70 से अगर अबव हो तो सी, 60 से अबव हो तो डी और एल्स में देखें क्या लिखा गया, योर ग्रेड इज एफ। अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखें तो इनपुट स्कोर करने के बाद कंडीशन लगा दी गई है कि अगर स्कोर 90 से अबव है तो ए ग्रेड प्रिंट आउट कर दो और यहाँ से एग्जिट हो जाओ। सेंटर वाली जितनी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी स्किप कर दी जाएंगी। अब अगर आपने जो स्कोर इनपुट किया वो अगर 90 से अबव नहीं है तो ये देखें यस नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हुई है तो अगली कंडीशन पे आ गई। तो इस तरह से जो भी ये कंडीशन जो वो ट्रू होगी उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फिर वो यहाँ सारे जो कंडीशंस हैं उनको स्किप करेगा और फिर वो गेट कैरेक्टर पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो एल्स इफ जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, बाकी के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको स्किप कर दिया जाता है। यहाँ पर देखें उसने टेस्ट स्कोर एंटर किया है 74, तो 74 जो वो 90 से अबव नहीं है लिहाजा अगली कंडीशन पे आ गया, 80 से भी अबव नहीं है उससे अगली कंडीशन पे आ गया। अब 74 इज ग्रेटर देन 70 यस है तो उसने सी को प्रिंट आउट करवाया और उसके बाद यहाँ से ये देखिए यहाँ से एग्जिट होके तो ये जो गेट कैरेक्टर था वहाँ पे जो ये एंड हो। जी स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि आपको इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर की समझ आई। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वो मेरे से पूछ ले, मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ।
उससे नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन, वो कहते हैं राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट आर एज फॉलो। वो कहते हैं इफ यूनिट्स कंज्यूम्ड आर लेस देन आर इक्वल टू 300 देन द कास्ट इज ₹2 पर यूनिट। अगर कंज्यूम यूनिट जो है वो 300 से कम है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उस पे कंज्यूम्ड यूनिट्स लिखे हुए होते हैं कि इस मंथ में कितने यूनिट्स कंज्यूम किए गए। अगर वो कंज्यूम्ड यूनिट्स 300 से लेस हैं तो फिर ₹2 पर यूनिट आपको चार्जेस जो पे करने पड़ेंगे। अगर कंज्यूम्ड यूनिट्स 300 से ग्रेटर हैं और 500 से लेस हैं तो ₹5 पर यूनिट आपको पे करना पड़ेगा। और अगर 500 से ज़्यादा हैं कंज्यूम्ड यूनिट्स तो फिर ₹7 के लिहाज से जो आपको पे करना पड़ेगा। With the aligned rent ₹150 is also added to the total bill. Total bill के अंदर ₹150 ऐड होने हैं and a surcharge of 5% extra if the bill exceeds 2000. अगर जो बिल की अमाउंट है वो 2000 से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसके अंदर 5% एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे और फिर आपने टोटल बिल जो वो कैलकुलेट करना है। अब ये देखें कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। बस स्टेटमेंट्स ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा हैं, अदरवाइज जो वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। इंटीजर यूनिट्स हमने लिखा और फ्लोट बिल कैलकुलेट किया क्योंकि 5% आपने कैलकुलेट करना है सरचार्ज, तो इसके लिए जो वो बिल को की जो डेटा टाइप ली गई है वो फ्लोट रखी गई है। सी आउट में लिखा गया एंटर यूनिट्स कंज्यूम्ड, जितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, और सी इन के अंदर आपने लिखा है यूनिट्स की जो वेरिएबल आपने लिया था उसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एंटर यूनिट्स कंज्यूम फॉर एग्जांपल अगर 300 है तो देखें जब कंडीशन अप्लाई की जाती है तो हमेशा जो सबसे हाईएस्ट कंडीशन है उसको सबसे टॉप पे रखा जाता है। अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखें तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने टॉप टू बॉटम जो वो हम आए थे, यानी जो ग्रेटर वैल्यू थी उसको हमने जो वो सबसे पहले एडजस्ट किया था, फिर उससे लेसर देन वैल्यू को, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस। तो जो हायर टू स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस तरह से आपने यहाँ पर ये कंडीशंस लगानी है। इसलिए यहाँ पर भी चूँकि हमारे पास जो कंडीशन थी वो 500 की हाईएस्ट कंडीशन थी कि अगर 500 से ज़्यादा होते हैं तो ₹7 होगा, अगर 300 से ज़्यादा होते हैं तो ₹5 होगा, अदरवाइज जो फिर ₹2 पर यूनिट जो पे करने पड़ेंगे। तो देखें सबसे पहली कंडीशन कि इफ़ यूनिट ग्रेटर दैन 500, अगर वो 500 से ज़्यादा हैं तो ₹7 पर यूनिट के लिहाज से आपको बिल पे करना पड़ेगा। जो बिल इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 7, जितने भी यूनिट्स हैं उनको आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹7 पर यूनिट के लिहाज से आपका बिल जो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। फिर एल्स इफ यूनिट्स ग्रेटर दैन 300, अगर 300 से ज़्यादा हैं तो फिर यूनिट्स की जो प्राइस थी वो ₹5 थी, और अदरवाइज जो कंडीशन रह जाती है वो लेस दैन 300 की रह जाती है तो आपको अगेन यहाँ पर कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सिंपली एल्स में लिखेंगे। क्योंकि देखिए 500 से अबव जो यहाँ पर कंडीशन हैंडल हो गई, जो 300 से अबव है वो यहाँ पर कंडीशन हैंडल हो गई, तो फिर पीछे जो बचते हैं वो तो लेस देन 300 ही बचते हैं ना। उसके लिए कोई नई कंडीशन नहीं लगानी, उसको सिंपली आपने एल्स के अंदर जो डील करना कि अदर देन दीज टू कंडीशंस जो भी अमाउंट होगी वो एल्स जो वो हैंडल करेगा। 500 से जितने भी अबव होते हैं वो 1000 हो जाते हैं, वो 1500 हो जाते हैं, जितने भी होते हैं वो यहाँ पे हैंडल हो जाना है। फिर 500 से बिलो और 300 से अबव यहाँ पर हैंडल हो जाना है। तो
बाकी जितने भी बचते हैं वो बिलो 300 ही बचते हैं, वो एल्स में जो वो हमने यहाँ पर डील किया कि जो अगर 300 से कम जो यूनिट्स कंज्यूम हुए तो वो 2 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बिल के अंदर वो वाली अमाउंट जो वो कैलकुलेट हो गई जो हमने यूनिट्स एंटर किए थे। फिर उसके बाद उसने कहा था कि बिल के अंदर 150 जो लाइन रेंट चार्जेस हैं वो आपने जो हर हाल में एंटर करने ही करने हैं। फिर उसके बाद बिल के अंदर हमने वो ऐड कर दिए और ऐड करने के बाद फिर अगेन हमने ये चेक करना था कि अगर बिल की अमाउंट जो वो 2000 से ज़्यादा होती है तो बिल के अंदर जो बिल का जो 5% है, गालिबन 5% उसने कहा था कि 5% जो है वो आपने कैलकुलेट करके बिल के अंदर ऐड करना है। तो बिल प्लस बिल मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 की बिल का 5% कैलकुलेट किया जा रहा है और वो बिल के अंदर ही ऐड कर दिया जा रहा है। तो ये जो अपडेटेड बिल है वो फिर यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सिंपल इफ स्ट्रक्चर जो वो यूज़ किया गया है कि अगर बिल के अंदर बिल की जो अमाउंट है वो 2000 से ज़्यादा होती है तो 5% जो वो इसके अंदर ऐड किया जाएगा, अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और इसको स्किप कर दिया जाएगा अगर बिल की अमाउंट 2000 से कम होती है और इसको स्किप करके ये जो टोटल बिल है वो कैलकुलेट कर दिया जाएगा। जैसा कि देखें यहाँ पर 300 जो वो एंटर किए गए थे यूनिट्स, तो जो 300 है पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, 300 500 से ग्रेटर नहीं है। फिर यहाँ पर ये लिखा गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने यहाँ पर इक्वल लाजमी लगाना है। ये कंडीशन जो वो अभी जो वो वर्किंग में नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है लेस देन आर इक्वल टू 300 और 300 से ग्रेटर अगर होगा और 500 से लेस होगा तो यहाँ पर जो वो 5 रुपीज़ होगा, इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन जो वो नहीं लगाया गया। अगर वहाँ पर लिखा हुआ होता कि 300 ग्रेटर देन आर इक्वल टू तो फिर यहाँ पर आपने इक्वल लगा लेना था। तो अगर 300 से यानी 300 के अगर इक्वल भी होंगे तो भी ये स्टेटमेंट जो वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपने 300 एंटर किया तो 300 नॉट ग्रेटर देन 300 इक्वल टू 300, तो ये जो एल्स वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को जो वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 300, तो जवाब आपका आना था 600। तो बिल के अंदर 600 जो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। उसके बाद 600 के अंदर 150 चार्जेस जो वो ऐड किए गए हैं और बिल की अमाउंट जो वो 750 बन गई। अब देखें बिल जो है वो 2000 से ग्रेटर नहीं है, यानी 750 2000 से ग्रेटर नहीं है, तो फिर इस लाइन को स्किप कर दिया गया और टोटल बिल जो है यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया। अगर यहाँ पर मैंने 301 एंटर किया होता तो जो 301 है वो 500 से तो लेस है लेकिन 300 से ग्रेटर है। फिर ये कंडीशन जो वो ट्रू होनी थी और जो 301 है उसने मल्टीप्लाई होना था 5 से। अब जब 5 से उसने मल्टीप्लाई होना था तो फिर जो हमारे पास जो जवाब आना था 301 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये आना था 1505, 1505 रुपये जो वो बिल यहाँ पर ऐड होना था। 1505 के अंदर 150 जो वो फिर जो लाइन रेंट है वो ऐड हो जाना था, तो ये 1655 जो वो बन जाना था, वो भी 2000 से ग्रेटर नहीं है। ये लाइन अगेन स्किप हो जानी थी और टोटल बिल जो वो 1655 रुपये जो वो डिस्प्ले किया जा रहा था। अगर आप यहाँ पर जो कंज्यूम यूनिट है वो आप एंटर करते हैं 550, तो फिर 550 से ये चूँकि ग्रेटर है, 500 से जो 550 ग्रेटर है, तो ये मल्टीप्लाई होना था 7 से और फिर आपका जो बिल कैलकुलेट होना था वो 38 एंड 50 रुपीज़ जो ये कैलकुलेट होना था। 38 एंड 50 रुपीज़ के अंदर 150 जो वो ऐड हो जाने थे और जो बिल के अंदर अमाउंट बन जानी थी वो बन जानी थी
4000। अब 4000 जो है वो 2000 से ग्रेटर है, तो अब यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होनी, और ये जो 4000 है उसका जो 5% था वो मल्टीप्लाई होना था, 5% जो वो कैलकुलेट होना था, कैलकुलेट होने के बाद वो 4000 के अंदर जो वो ऐड होना था, और फिर ये जो टोटल बिल है वो आपका कैलकुलेट हो जाना। तो इस तरह से जो टोटल अमाउंट है वो यहां पर बन जानी थी। जी स्टूडेंट्स, इसकी समझ आई आपको? जिसको नहीं समझ आई वो माइक ऑन करके मेरे से क्वेश्चन पूछ ले। लास्ट पर एंड लाइन क्यों नहीं लगाया टोटल बिल वाली स्टेटमेंट में? मुझे उसके बाद देखे ना, कोई हमने स्टेटमेंट डिस्प्ले ही नहीं करनी, इसके बाद तो डिस्प्ले ही नहीं करनी, हमारा रिजल्ट तो यहाँ पे ख़त्म हो जाना है। तो एंड लाइन लगाने की ज़रूरत तो यहाँ पर होती है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर जो वो डिस्प्ले करेगा कि टोटल बिल हमने देखें, जब हम इनपुट परफॉर्म करते हैं तो इनपुट के बाद, जहाँ पर इनपुट करने के बाद हमेशा जो सी आउट की स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पर ही जो डिस्प्ले होती है। सी इन करने के बाद हम लिखने के बाद जब हम एंटर प्रेस कर देते हैं तो कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है, ठीक है। तो सी आउट के अंदर जो है वो आपको एंड लाइन करने की जरूरत है। अगर इसके बाद कोई और लाइन आपने डिस्प्ले करनी है, अगर आपने एक डॉटेड लाइन जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करनी, फिर आप यहाँ पर एंड लाइन लिख लें, फिर उसके बाद अगेन आपने सी आउट लिखना है और उसके अंदर आपने डॉटेड लाइन लिख देनी है, तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ जाएगी, क्योंकि ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट है प्रोग्राम की। इसके बाद हमने कुछ भी डिस्प्ले नहीं करना, इसे हमने यहाँ पर एंड लाइन भी नहीं लगाई, क्योंकि एंड लाइन लगाने का मकसद तो ये होता है कि यहाँ पर हम लाइन जो है वो एंड कर लें। अगेन एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया जी कि अगर हमारे पास कंज्यूम्ड यूनिट्स 500 से ग्रेटर होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर इस तरह से आता है एंटर, अगर मैं यहाँ पर 550 एंटर करता हूँ तो फिर देखें कंडीशन कौन सी रन होनी है, सबसे पहले ये वाली कंडीशन रन होनी है, बाकी दोनों जो कंडीशन हैं वो फॉल्स हो जानी है, उनको स्किप कर दिया जाएगा। तो बिल के अंदर जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो ये होगी कि 550 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये जवाब आता है 3850। उसके बाद अगली दोनों कंडीशंस, चूँकि ये पहली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई है तो अगले दोनों ब्लॉक जो वो स्किप कर दिए जाएंगे, और ये वाला जो ब्लॉक है बिल इक्वल टू बिल प्लस 50 प्लस 150, ये यहाँ पर ऐड किया जाएगा तो 3850 के अंदर ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 400 बन जाएगा। अब 400 जो है वो 2000 से ग्रेटर है, तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होनी है। अब आपकी ये वही लाइन एग्जीक्यूट होनी, तो जो बिल है इसके अंदर क्या कैलकुलेट होना है कि जो बिल की प्रीवियस अमाउंट है 4000 और प्लस जो बिल का 500 आया है। अब वो 500 किस तरह से कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होना है 4000 मल्टीप्लाई 5
डिवाइडेड बाय 100 और वो बनता है 200 और जी बन जाएगा 4200 टोटल बिल आपका यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये इफ का ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा ये बिल 2000 से ग्रेटर होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गई अब आपको? उसके बाद अगेन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है कि आपने यूज़र से जो वो चॉइस उसकी इनपुट करनी है कि जो यूज़र है सबसे पहले तो वो रेडियस एंटर करे और रेडियस एंटर करने के बाद आपने यूज़र को एक चॉइस देनी है कि यूज़र जो है वो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना चाहता है तो 1 एंटर कर दे, और अगर सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना चाहता है तो वो चॉइस में 2 एंटर कर दे। तो इस तरह से दोनों चॉइसेस 1 या 2 जो वो आपने इनपुट करना है। तो यहां पर देखें फ्लोट, एरिया, रेडियस और सर्कमफेरेंस 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं और जो चॉइस है उसको इंटीजर के तौर पर लिया गया क्योंकि आपने 1 या 2 एंटर करना है। अब रेडियस जो वो पॉइंट्स के अंदर भी आप एंटर कर सकते हैं, तो एंटर रेडियस, फिर उसके बाद रेडियस सी इन आपने किया और फिर उसके बाद एंटर 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सर्कमफेरेंस और सी इन में चॉइस आपने यहाँ पर लिया। इफ चॉइस इक्वल टू 1, अगर चॉइस में यूजर 1 एंटर करता है, ये इक्वलिटी का ऑपरेटर है जी, जिसे आप लेस देन और ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू के ऑपरेटर्स आपने देखे हैं ना, वैसे ही जो इक्वल का ऑपरेटर है वो ये वाला है कि चॉइस इक्वल टू 1, यानी 1 इक्वल टू 1 अगर होगा जो यूजर ने एंटर किया तो फिर क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस के थ्रू जो है वो हमने जो सर्कल का एरिया है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक्स लगाए गए, करली ब्रैकेट्स लगाई गई क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी थी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप करली ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो सिर्फ 1 स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट की जाएगी, बकिया जो है वो ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये इफ के साथ जो वो एसोसिएट नहीं होगी। अगर आप सारा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपने ये करली ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है, फिर इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट की जाएंगी, वगरना उनको जो वो स्किप कर दिया जाएगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट चलाई जाएगी और बाकियों को इफ के साथ जो वो लिंक नहीं रखा जाएगा। बकिया जो स्टेटमेंट्स हैं वो अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो वो बाकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लिहाजा यहाँ पर हमने ये करली ब्रैकेट्स लगाई हैं और सर्कल का जो एरिया था वो कैलकुलेट किया है, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाई 3.14। आपको पता है पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का रेडियस होता है, तो आर स्क्वायर की बजाय रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस किया है और पाई की बजाय यहाँ पर 3.14 लिखा गया और उसके बाद एरिया की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर दी गई है। यहाँ पर सेट पर सीन मैंने आपको कहा था आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बेशक जो वो छोड़ दें, सिंपली जो वो एरिया लिख दें, एरिया प्रिंट आउट हो जाएगा। और एल्स इफ के अंदर हमने चॉइस लिखी है 2 कि अगर यूज़र जो वो 2 प्रेस करता है तो फिर जो सर्कमफेरेंस है वो कैलकुलेट हो, उसका फार्मूला था 2 पाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.14 लिखा गया और आर की जगह पर रेडियस लगा दिया और सर्कमफेरेंस से वो कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद एल्स के अंदर लिखा गया कि अगर यूजर ने 1 या 2 एंटर नहीं किया, कोई थर्ड लेटर एंटर कर देता है, 0 कर देता है, 3 कर देता है, 4 कर देता है, तो उसके लिए फिर एल्स में ये लिख दिया गया इनवैलिड चॉइस, कि यूजर की जो चॉइस है वो इनवैलिड है, दोबारा से जो वो इसको एंटर करें। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जी स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको इसकी? अच्छा जी, उसके बाद
राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी, आपने सैलरी जो इनपुट करनी है और इनपुट करने के बाद फिर आपने वो कहता है कि अगर 2000 से ज़्यादा सैलरी है तो 7% डिडक्ट होगी, अगर सैलरी जो 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 20,000 से लेस है तो 1,000 जो वो सैलरी डिडक्ट होगी, और अगर सैलरी जो 10,000 से लेस है फिर वो कहता है इट डिडक्ट्स नथिंग, कुछ भी जो डिडक्शन नहीं होगा। यानी ये 20,000 से जो आपकी कंडीशन स्टार्ट होगी, आपने सैलरी जो इनपुट करनी है, अगर सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो देखें सैलरी में से 7% जो वो आपने डिडक्ट करना था, यही उसने लिखा है सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 100। फिर एल्स इफ में आपने लिखना है कि सैलरी ग्रेटर दैन और इक्वल 10,000 से ज़्यादा है तो हमने 1000 जो वो उसमें से डिडक्ट करना था, अदरवाइज जो वो हमने सैलरी में से कुछ भी डिडक्ट नहीं करना था और सिंपल जो वो सैलरी को डिस्प्ले कर देना था। तो ये सिंपल सा है, बता दें मुझे समझ आई है इसकी कि नहीं आई समझ? अच्छा मुझे ये बताएं कि जितने मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनकी आप प्रैक्टिस करते हैं? चलें आज फिर जी इतने ही रखते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताता हूँ, वो क्वेश्चन जो वो आप प्रैक्टिस के तौर पर आज करेंगे। जो नेसेटिव स्ट्रक्चर है वो हम कल करेंगे। मैं अभी मीटिंग को रिस्टार्ट करता हूँ और आपको कुछ क्वेश्चंस पे जो निशान लगवा देता हूँ, वो क्वेश्चंस आज आप प्रैक्टिस के तौर पर जो करें, अगर आपने ये इतना कर लिया होगा। ठीक है।